रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 16। अनंत आहूजा मैंशन से बाहर आ गई थी। आहूजा मैंशन के अंदर से काला धुआं निकल रहा था क्योंकि कपड़ों के साथ साथ अंदर मैंशन में भी आग लग चुकी थी, पर अनंत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से अपने लॉलीपॉप को चूसते हुए आ रही थी। एक बार उसने पलटकर अंदर की तरफ देखा तो प्रियंका जी डर के मारे भागते हुए आ रहे थे। उन्हें इतना डरा हुआ देखकर अनंत हंसने लगती है, मगर तभी कोई उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेता है। अनंत जल्दी से सामने देखती है और गुस्से से उसका मुंह फूल जाता है। बिना कोई भाव दिखाए कुंज ने कहा, अंदर क्या किया तुमने? तुमने आग लगा दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अनंत ने अपना लॉलीपॉप मुंह से निकालते हुए मुस्कुराते हुए ताना कसते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है कि कैसे आपने न्यूयॉर्क में मुझे आग में अकेला छोड़ दिया था। इनफैक्ट वो आग भी आपने ही लगाई थी। कुंज के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि गलती तो उसकी थी। वो कुछ देर तक अनंत को देखता है, फिर उसके गालों को हल्के से सहलाकर बहुत ही आराम से कहता है, बेबी, मैंने कहा था न कि वह मेरी गलती थी और फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा। अनंत ने उसके हाथ को अपने गाल से हटा दिया, फिर कुंज को अनदेखा करते हुए वहां से जाने लगी। कुंज ने गहरी सांस लेकर आहूजा मैंशन की ओर देखा, फिर आनंद के पीछे पीछे चल पड़ा। अनंत ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को स्टार्ट कर देती है, जबकि कुंज पैसेंजर सीट पर बैठा उसे देख रहा था। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। वे दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। शीतल जी को अभी भी होश नहीं आया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थे। कुंज ने बेस्ट डॉक्टर को हायर किया था और एक नर्स को उनका ध्यान रखने के लिए छोड़कर आनंद को घर लेकर आ गया, क्योंकि आनंद के लिए अस्पताल में रहना सही नहीं था। घर पहुंचते ही अनंत सबसे पहले शावर लेती है। उसने नीचे लोअर और ऊपर कुंज की शर्ट पहनी थी। वैशाली जी रूम में आती है, उनके हाथ में एक प्लेट थी। वो खुशी से अनंत को देते हुए बोलती है, अनंत, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो इधर आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। इसी वक्त कुंज रूम में आता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपने लैपटॉप को टेबल पर रखते हुए आलू के पराठे को घूरता है, फिर वैशाली जी से बोलता है, मॉम, उसके लिए इतना ऑयली खाना सही नहीं है। अनंत ने जल्दी से वैशाली जी के हाथ से प्लेट लेकर खुशी से कहा, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, मैं इन्हें खाऊंगी। ये सुनते ही कुंज ने आनंद को देखा और फिर गंभीर होकर कहा, लिटिल अनंत, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अनंत ने प्लेट वापस लेते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, मुझे पता है क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है, मैं इसे खाऊंगी। मगर कुंज ने प्लेट छीनकर गुस्से से कहा, मुझे बहस पसंद नहीं है। क्या तुम्हें एक बार की बातें समझ नहीं आती हैं? मैंने कहा कि तुम यह नहीं खा सकती तो इसका मतलब है तुम यह नहीं खा सकती हो। कुंज ने आनंद की प्लेट छीनकर एक नौकर को बुलाया और उसे हेल्दी खाना बनाने का ऑर्डर दिया। आनंद को इस पर गुस्सा आ रहा था। पहला तो मूड स्विंग्स के कारण और दूसरा कुंज के बिहेवियर के कारण। वो बस आलू के पराठे खाना चाहती थी, मगर कुंज ने नहीं खाने दिया। अनंत लगातार उसे गुस्से में देख रही थी। कुंज बहुत ही आराम से बोला, कुछ देर में तुम्हारे लिए हेल्दी खाना आ जाएगा, और यह कहकर वो चेंजिंग रूम में जाने लगा। आनंद ने गुस्से से पिलो उसकी ओर फेंकते हुए कहा, मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। कुंज अपनी जगह पर रुकते हुए आनंद की ओर देखकर बोला, तुमने आज बहुत सारा बाहर का खाना खाया है, इसलिए मैं तुम्हें आलू के पराठे बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। तुम हफ्ते में सिर्फ एक बार ऐसी चीज खा सकती हो। अनंत ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, आप मुझे इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनते ही कुंज के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और वह धीरे धीरे आनंद की ओर बढ़ने लगा। वैशाली जी पहले ही जा चुकी थी और अब रूम में सिर्फ वे दोनों अकेले थे। अनंत ने देखा कि कुंज लगातार उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वह भी धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद आनंद ने अपने होठों को दबाते हुए पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैं आपसे नाराज हूं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कुंज ने उसे दीवार से सटाते हुए एक हाथ दीवार पर रखा और कहा, इंटरेस्टिंग, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, तुम मुझसे नाराज हो और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये सुनकर अनंत खुश हो गई थी, लेकिन तभी कुंज ने आगे कहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फिजिक्स के लिए ट्यूशन दूंगा। अपनी बुक खोलो, मैं अभी आ रहा हूं। आज तुम्हें 2 घंटे नहीं, बल्कि 5 घंटे पढ़ाई करनी है। एक भी सवाल मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा, सारे सवाल तुम्हें पढ़कर खुद बनाने होंगे और खुद करने होंगे।
कुंज ये कहकर आनंद को अकेला छोड़कर चेंजिंग रूम में चला गया। आनंद की तो हवाएं उड़ गईं। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे सिर्फ खाना चाहिए, सोना चाहिए और आराम करना चाहिए, पढ़ाई नहीं। पता नहीं ये खुद को समझते क्या है। इतना कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई और देखा कि नीचे कोई नहीं था, तो वो मौका देखकर खुश हो गई। अनंत अपनी कार में बैठकर वहां से भाग गई। कुंज ने देखा कि अनंत कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो वह विंडो की तरफ गया। उसे एक कार दूर जाती हुई दिखी। ये देखकर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। फिर वह भी रूम से बाहर निकल गया। जब वो नीचे आया तब वैशाली जी किचन से बाहर आ रही थी। बिना उन्हें देखे कुंज ने कोल्ड आवाज में कहा, मॉम, मुझे नहीं पता शीतल आंटी कब तक ठीक होंगी, पर शादी के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी शादी कब करेंगे, लेकिन मैं आज या कल कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ। ये सुनकर वैशाली जी शॉक में आ गईं। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। अपने घर से बाहर निकलते ही कुंज के दिमाग में कुछ खिचड़ी सी पकने लगी। वो फिर अपने कमरे में गया और कुछ चीजें लेने के बाद वो अपने मिशन पर निकल पड़ा। ठीक 2 घंटे बाद कई सारी कार मैरिज ब्यूरो ऑफिस के सामने रुकती है। सौरभ ने कार का डोर खोला तो कुंज बाहर निकला। उसकी नजरें गंभीर थी, हाथ ग्लव्स था और चेहरे पर मास्क पहने हुए वो पूरा ओवरकोट में लिपटा हुआ था। उसने गहरी नजरों से कार के अंदर देखा, जहां पर अनंत गुस्से में बैठी हुई थी। आनंद के हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। वो गुस्से से कुंज को घूर रही थी। कुंज ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे गोद में उठाया और कहा, बेबी, मैंने तो प्यार से समझाया था, पर तुम्हें प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है। इतना कहकर वह लंबे लंबे कदमों से अंदर की ओर बढ़ने लगा। अनंत ने मैरिज ब्यूरो ऑफिस को देखा और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कुंज को घूरने लगी। उसे अब समझ में आ गया था कि कुंज के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं कुंज अंदर पहुंचते ही ऑफिस में चारों ओर निगाहें डालने लगा। 3 से 4 वकील उसे घबराए हुए नजर आए और एक बूढ़ा वकील अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए उसके पास आकर बोला, मिस्टर सिंह, हमने सारी तैयारी कर ली, जो आपने कहा था। कुंज ने वकील की बात को बीच में काटते हुए डेविलिश अंदाज में आनंद को देखा, जबकि अनंत ने अपनी आंखें फाड़कर ये सब देखा। उसे समझ आ गया कि क्या होने वाला है। अनंत गुस्से में कुंज को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के खड़ा था। अनंत इस वक्त चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर सफल नहीं हो पा रही थी। कुंज उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था और उसके इरादों को भांपते हुए एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि अनंत उसे किक मारने वाली थी। कुंज का एक हाथ उसकी पॉकेट में था। वो बिना किसी भाव के सामने खड़े वकील को घूरते हुए बोला, जल्दी करो। इतना कहने के बाद उसने सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से जमा कर दिए। अनंत ने जब अपने डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसकी इस हरकत पर कुंज ने उसके गालों को खींचते हुए प्यार से कहा, बेबी, ऐसे हैरान मत हो। जब मैं तुम्हें उठाकर ला सकता हूं, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर अनंत ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाने की कोशिश की ताकि कुंज उसे टच न कर पाए। कुंज इस बार चुप रहा। वकील ने जल्दी से सारे फॉर्म भर दिए और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कुंज को दे दिए। फिर उसने अनंत के हाथ खोल दिए। जैसे ही अनंत के हाथ खुले, उसने कुंज को धक्का देकर भागने की कोशिश की, मगर कुंज पहले से तैयार था। उसने अनंत को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। फिर डेविल जैसी मुस्कान के साथ उसके कान में फुसफुसाया, बेबी, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की या इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए, तो मैं तुम्हारी मॉम को न्यूयॉर्क भेज दूंगा, नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम उनसे कभी न मिल पाओ। यही नहीं, तुम्हारी लिटिल ब्यूटी को भी मैं अपने पास रख लूंगा। कुंज की धमकी सुनकर अनंत को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह पर बंधा कपड़ा हटाने की कोशिश की, मगर कुंज ने उसे रोक दिया। वो उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, जल्दी करो, वक्त नहीं है। और नाराजगी तो शादी के बाद भी दिखा सकती हो। सोच लो, अगर तुम मुझसे शादी कर लो, तो सिंह परिवार की ताकत का फायदा उठाकर तुम आहूजा परिवार को झुका सकती हो और अपनी मॉम को भी प्रोटेक्ट कर सकती हो। यही नहीं, हमारी शादी के बाद तुम मेरी प्रॉपर्टी की 50% ओनर भी बन जाओगी। ये सुनते ही अनंत ने अपना मुंह फेर लिया। कुंज उसे घूरते हुए देख रहा था, क्योंकि अनंत शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन कुंज के पास एक और प्लान था।
उसने धीरे से उसके कान में कहा, अगर तुम इन पेपर पर साइन करती हो तो मैं तुम्हारा फिजिक्स का होमवर्क करने में मदद करूंगा। ये सुनते ही अनंत की आंखों में एक चमक आ गई। वो उत्साहित होकर मन ही मन बोली, यह सही है। मैं कॉलेज से आकर सारा होमवर्क इन्हें पकड़ा दूंगी और आराम से मजे करूंगी। ये सारा फिजिक्स का काम करेंगे। अनंत अपनी ही दुनिया में गुम हो गई थी, ये सोचते हुए कि अब उसे फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो जल्दी से पेन पकड़कर पेपर पर साइन कर देती है। वकील हैरान था कि कुंज ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से अनंत ने इतनी जल्दी साइन कर दिए, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछ सके। उधर कुंज की आंखों में डेविल जैसी चमक थी, जो अगले ही पल गायब हो गई। कुंज ने अनंत को वरमाला पहनाई और अनंत भी खुशी खुशी उसे पहनने के लिए तैयार थी। लेकिन कुंज उससे काफी लंबा था, तो उसने तुरंत अनंत की कमर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। अनंत ने भी वरमाला पहना दी। सौरभ जल्दी से मंगलसूत्र लाया, लेकिन वो अनंत को अभी भी अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में अनंत अभी भी एक लड़का थी। कुंज ने मंगलसूत्र अनंत को पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। वकील के अलावा हर कोई ये देखकर हैरान था। वकील, हालांकि, अनंत के डॉक्यूमेंट्स देखने में व्यस्त था और चुप रहा। इसके बाद दोनों की तस्वीरें खींची गईं। कुंज ने सौरभ को घूरते हुए ऑर्डर दिया, तारांकन, मुझे शाम तक हमारा सर्टिफिकेट चाहिए। तारांकन इतना कहने के बाद वो अनंत को गोद में उठाकर बाहर निकल गया। अनंत काफी खुश थी। कार का दरवाजा खुलते ही उसने जल्दी से पूछा, तारांकन, आप अपने वादे से मुकरेंगे तो नहीं ना? आपको फिजिक्स का सारा काम करना पड़ेगा, तारांकन। कुंज ने अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए उसके होठों को हल्के से छुआ और धीरे से बोला, तारांकन, यस बेबी, अब वही होगा जो होना चाहिए। तारांकन। अनंत ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे तो बस यस शब्द समझ आया। दूसरी तरफ डैनी अभी भी कुंज को ढूंढ रही थी। उसे कुंज कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत गुस्से में थी। वो इस वक्त अस्पताल के पास एक होटल में छिपी हुई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने दांत पीसकर कहा, तारांकन, कुंज, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अगर यह अनंत हमारे बीच आए तो मैं इसे भी जान से मार दूंगी। तारांकन। इतना कहते हुए उसने गुस्से में अपना हाथ खिड़की पर मारा और फिर डरावनी हंसी हंसने लगी। उधर अनंत शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि कुंज उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ ही देर में कुंज उसे एक आलीशान विला में लेकर आया, जो सुनसान इलाके में बना था। जैसे ही अनंत कमरे में पहुंची, कुंज ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे जंजीरों से बांधकर बेड पर बैठा दिया। इस हरकत से अनंत हैरान थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि कुंज ने सोफे पर राजा की तरह बैठते हुए अपने हाथ में एक खंजर पकड़ा। उसे घुमाते हुए उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, सो स्वीट हार्ट, बताओ, तुम्हें मेरे बचपन की बातें कैसे पता? अनंत घबराते हुए कुंज को देख रही थी और कुंज अपने हाथ में पकड़े खंजर को लगातार घुमाते हुए उसे देख रही थी। कुंज के सवाल का अनंत के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कुंज को कैसे समझाए। कुछ देर बहाने ढूंढने के बाद अनंत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे आपकी मोम से पता चला, सच्ची में। कुंज उसे शक भरी निगाहों से देखने लगा और फिर डेविल स्माइल करके बोला, ओ रियली? अनंत बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली, यस, 200% गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि मुझे ये सब कुछ आपकी माँ से पता चला है। उन्होंने तो मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, कि कैसे आप उस बचपन वाली अनंत से बहुत प्यार करते थे और उसके पीछे पड़े थे। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी बताया है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट थी। उससे ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। अगर मौका मिला तो मैं भी उससे जरूर मिलना चाहूंगी, कि भला कोई इतना इंटेलिजेंट और सुंदर कैसे हो सकता है। मैं जरूर उसकी तारीफ करती। ये सुनते ही कुंज हंसने लगता है, मगर उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। पहले कुंज किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसके पास उसकी याददाश्त नहीं थी, मगर याददाश्त वापस आने के बाद उसे हर एक चीज अच्छे से समझ आ रही थी। मगर बस एक ही चीज समझ नहीं आई कि आखिर अनंत को उसके बचपन की बातें कैसे पता है। कुंज गुस्से से खंजर को अनंत के पास फेंक देता है। अनंत डर के मारे एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर जब उसे महसूस हुआ कि उसे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है तो वो पहले अपनी एक आंख खोलती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी दूसरी आंख खोलकर आसपास दिखती है तो उसे खंजर अपने बगल में देखा जो बेड पर लगा हुआ था। ये देखकर वो घबराकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आज ही आपने मुझसे शादी की है और अभी ही मुझे जान से मारकर क्यों खुद को विधवा कर रहे हैं? क्या आपको पता है ये समाज कितना ज्यादा बुरा है?
अगर आपने मुझे मारकर खुद को विधवा कर दिया है तो ये लोग आपको सती बना देंगे। जहां पर मेरी चिता जलेगी उस चिता में आपको जबरदस्ती बैठा देंगे। ये सब देखकर मेरी आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए आप मुझ जैसी प्यारी और छोटी सी जान को मत मारिए। अभी तो मैंने पूरी दुनिया भी नहीं देखी है, इनफैक्ट हमारे बच्चों को भी नहीं देखा है। यही नहीं, आज तो हमारी सुहागरात है ना। इतना कहकर वह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मसलने लगती है। वो थोड़ा सा शर्मा रही थी। कुंज उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और गुस्से में बोला, बेबी बात को घुमाओ मत, एलेक्स भी तुम्हारी बात मान रहा था। मुझे अच्छे से याद है, मैं बचपन में एलेक्स से मिल चुका हूँ और वो बचपन वाली अनंत को हमेशा मास्टर कहता था और वह तुम्हें भी मास्टर कह रहा था। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अनंत मुंह बनाकर बोली, हस्बैंड मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। क्या आपको पता नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मैं ज्यादा देर तक जागूंगी तो यह मेरे लिए और बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वह आंखें बंद करके बेड पर लेट जाती है ताकि कुंज के सवालों से बच सके। कुंज ने उसके हाथ को ऐसे बांधा था जिससे अनंत को कोई तकलीफ न हो। अनंत भले ही आंखें बंद करके लेटी थी मगर वो सो नहीं रही थी। वो घबराते हुए अपने मन में बोली, तारांकन यह मिस्टर हस्बैंड तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। एक तो शादी कर ली और अब सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल तो फिजिक्स के क्वेश्चन से भी ज्यादा टफ है। एक बार को तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, मगर अपनी जिंदगी के इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकती। अगर मैंने इन्हें बताया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो ये मुझे पागल समझेंगे और जरूर मुझे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से चेकअप कराएंगे या फिर मुझे मेंटल हॉस्पिटल ही भेज देंगे। तारांकन इतना कहते हुए वो मन ही मन कुंज को कोसने लगी। वहीं कुछ कुंज उसके बगल में खड़ा होकर लगातार उसे देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट तक पूरे रूम में सन्नाटा पसरा रहा। ना तो अनंत अपनी आंखें खोलकर कुंज को देख रही थी और ना ही कुंज अपनी नजरों को अनंत से हटाता। काफी देर तक अनंत को देखने के बाद वो अपने हाथ को जेब में डालता है। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। वो नीचे झुका और अनंत के कान में एक एक शब्द पर जोर देकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तारांकन बेबी यह मत सोचो कि मेरे सवालों से तुम बच चुकी हो। मैं हर एक चीज का पता लगा लूंगा। याद रखना, अगर मुझे कोई ऐसी चीज पता चल गई जिसके बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए था तो तुम्हारी खैर नहीं। तारांकन इतना कहते हुए वह अपने हाथ को अनंत की कमर पर रखता है। उसके इस तरीके से छूने के कारण अनंत के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर यह डर और घबराहट के कारण था। वो कसके अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोली, तारांकन हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी। लगता है आज ही यहाँ से भागने का प्लान सोचना पड़ेगा और सबसे पहले मुझे लिटिल ब्यूटी को जाकर समझाना पड़ेगा ताकि अगर मिस्टर कुंज उसके पास जाए तो वो कुछ भी नहीं बताएं, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तारांकन ये सोचकर वो बार बार अपने होठों को आपस में दबा रही थी। कुंज के जाने के बाद अनंत एकदम से आंखें खोलकर बैठ जाती है, फिर मुंह बनाते हुए बोली, तारांकन जाइए। अगर मैं भी यहाँ से भाग नहीं गई तो मेरा नाम भी अनंत आहूजा नहीं। तारांकन इतना कहकर वो स्टाइल से अपने बालों को पीछे करती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके बाल लड़कियों की तरह लंबे नहीं है। अनंत जल्दी से उन जंजीरों को देखने लगी जिससे उसे बंद कर दिया गया था। वो जंजीरों को खोलने की कोशिश करती है, पर जब जंजीर नहीं खुलती तो वह इरिटेट होकर बोली, तारांकन सबसे पहले तो मुझे मिस्टर कुंज को अपने वश में करना पड़ेगा। मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा हस्बैंड मेरा गुलाम बन के रहे। नहीं नहीं, छोटी सी राजकुमारी जिसका ध्यान मैं खुद रखूं, चाहे वह बाहर हो या बेड पर हो। तारांकन इतना कहते हुए वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे कुंज को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में एक के बाद एक आइडिया आ रहा था। वो कंफ्यूज होकर बोली, तारांकन मैं तो इतने आइडिया के कारण कंफ्यूज हो गई। एक काम करती हूँ, लिटिल ब्यूटी से पूछती हूँ, पर उसके लिए तो मुझे भागना पड़ेगा। तारांकन इतना कहकर वह खुद को उन जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ कुंज हाल में आकर बैठा था। उसके सामने सौरभ खड़ा था। सौरभ कुछ सोचते हुए जल्दी से बोला, तारांकन हमने डैनी को हर जगह ढूंढा है मगर अभी वो नहीं मिल रही है। तारांकन कुंज बहुत आराम से अपने सिगरेट को निकालकर उसे जलाते हुए अपने होठों के बीच दबा लेता है। फिर सौरभ को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए उससे कर्कश आवाज में कहा, तारांकन जिस होटल में वह मुझे लेकर गई थी वहां पर चेक करो, जरूर उसने अपना भेष बदल लिया होगा।
अपने लोगों का भेष बदलकर वहां पर भेजो। तारांकन। सौरभ जल्दी से सिर हिलाते हुए अपना फोन निकाल लेता है। वही कुंज किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ प्रियंका जी रोते हुए आहूजा मैंशन के बाहर बैठी थी। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पूरा मैंशन राख हो गया था। उनकी आंखों में इस वक्त नफरत दिख रही थी। ठीक उसी वक्त एक कार आकर रुकती है। उस कार को देखते ही प्रियंका जी और जोर जोर से रोने लगती है। मिस्टर आहूजा जैसे ही कार से बाहर निकले, प्रियंका जी जाकर उनके गले लग जाती है और रोते हुए बोली, तारांकन, हब्बी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। सब कुछ उस लड़के ने बर्बाद कर दिया है। उसने हमारे घर को पूरी तरह से जला दिया है। यही नहीं, उसने मुझे मारा भी और धमकी दी कि अगर मैं इस शहर से बाहर नहीं गई तो वह मुझे जान से मार डालेगा। और मैं और कब तक ये रखेल शब्द सुनती रहूंगी। उसने मुझे एक बार नहीं, हजारों बार रखेल कहा है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं बस मर जाना चाहती हूँ। बस मर जाना चाहती हूँ। मुझे और जिंदा नहीं रहना है। तारांकन। इतना कहकर प्रियंका जी रोने लगती है। मिस्टर आहूजा उनकी बात सुनकर गुस्से में लाल, पीले और नीले हो जाते हैं। वो दांत पीसते हुए बोले, तारांकन, किसकी इतनी हिम्मत हो गई ये सब कहने की? और किसने हमारे घर को जलाया है? तारांकन। इतना कहते ही वो गुस्से से मैंशन को देखने लगते हैं, जो जलकर राख हो चुका था। प्रियंका जी के होठों पर डेविल स्माइल थी। फिर वो मिस्टर आहूजा को कस के पकड़ते हुए रोकर बोली, तारांकन, और कौन? वह अनंत। वह यहाँ पर आया था। उसने मुझे धमकी दी थी। मेरी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, मगर मैं किसी तरह खुद को बचाते हुए घर से बाहर निकली, वरना तो मैं इस आग में जल गई होती। तारांकन। ये सुनते ही मिस्टर आहूजा की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगता है। वो दांत पीसकर बोले, तारांकन, अनंत, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा नहीं। तारांकन। वो कस के प्रियंका जी को पकड़ लेते हैं। वहीं प्रियंका जी के होठों पर डेविल स्माइल थी। अनंत भाग चुकी थी। इस बात की कुंज को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी था। खासकर उसका ध्यान डैनी के ऊपर था, ताकि वो कुछ और ना कर सके। उधर अनंत सबसे पहले हॉस्पिटल में अपनी मां से मिलने जाती है, लेकिन वो भेष बदल कर गई थी ताकि कुंज के लोग उसे पहचान न पाएं। उसके बाद अनंत अपने घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंची तो निशांत जल्दी से उसके पास आकर घबराते हुए बोला, लिटिल बॉस, आप ठीक तो है ना? लिटिल बॉस, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप इतने वक्त बाद घर वापस आ रहे हैं और आप इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? अनंत उसके कंधे पर हाथ रखती है और बहुत ही आराम से जवाब देती है, क्या तुम्हें पता है, मेरी शादी हो गई। ये सुनकर निशांत अपनी जगह पर जम जाता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चलने लगते हैं। वो अपने मन में चिल्लाते हुए सोचता है, तारांकन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिटिल बॉस ने मिस्टर कुंज से शादी कर ली है? पर दो लड़के आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? समाज कभी भी यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिटिल बॉस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं बस उनकी खुशियां ही चाहता हूँ। लेकिन अगर इस समाज के चलते उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो? अगर किसी ने उन्हें बुरा भला कहा? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तारांकन। इतना सोचते ही वो और भी ज्यादा घबराने लगा। वो जल्दी से अनंत के हाथ को पकड़कर घबराते हुए बोला, लिटिल बॉस, आप दुनिया वालों की बातों पर भरोसा मत करिएगा। दुनिया वाले बस चार बातें बनाते रहते हैं। वे बस किसी को खुश नहीं देख सकते। इसलिए अगर वे कभी भी आपको कुछ गलत बोले तो प्लीज सुसाइड मत करिएगा। सुसाइड करने से पहले एक बार अपनी माँ के बारे में सोच लीजिएगा, वरना मिस्टर कुंज के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको मिस्टर कुंज से प्यार है ना? आप रह सकते हैं उनके साथ। मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मगर प्लीज सुसाइड मत करिएगा। अनंत को लगा कि निशांत की इमेजिनेशन कमाल की है। जो कुछ वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो हर एक चीज निशांत आराम से सोच सकता था। अनंत उसके कंधे को थपथपाते हुए खुश होकर बोली, तुम बहुत आगे तक जाओगे अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से। वैसे मैं बता दूं, मेरा सुसाइड करने का कोई मूड नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपना डायमंड का मंगलसूत्र दिखाता हूं, जिसे मिस्टर कुंज ने मुझे पहनाया था। इतना कहकर वो अपनी शर्ट के नीचे छुपाए मंगलसूत्र को निशांत को दिखाती है। निशांत को तो दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बड़बड़ाने लगा, तारांकन, मुझे हार्ट अटैक वाली फीलिंग क्यों आ रही है? क्या लिटिल बॉस अपने प्यार का शो ऑफ कर रहे हैं? क्या इन्हें समझ नहीं आता कि मैं एक लड़का हूं, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। आखिरकार अब मिस्टर कुंज मेरे क्या लगेंगे? वो मैडम के क्या लगेंगे, दामाद या बहू? तारांकन।
इतना कहते ही वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है। अनंत उसकी बात समझ रही थी, इसलिए वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। निशांत अपनी जगह पर खड़ा अभी भी हर एक चीज के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनंत ने शादी कर ली। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉक होकर बोला, अरे नहीं, अगर मैडम को पता चल गया तो उन्हें कौन संभालेगा? मैं उन्हें कभी यह चीज पता नहीं लगने दूंगा। इतना कहकर वो घबराता हुआ इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसका तो बीपी हाई हो रहा था। अनंत आराम से अपने रूम में जाती है, फिर शीशे में खुद को देखकर खुद को फ्लाइंग किस देकर बोलती है, मैं तो सबसे ज्यादा कमाल की हूँ। मिस्टर कुंज को लग रहा होगा कि मैं अभी भी रूम में मौजूद हूँ, पर मैं उनसे कैद से आजाद होकर आ गई हूँ। उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा। वो खुश होकर अपने बालों में हाथ फेरती है। उसके बाद वो शावर लेने चली जाती है। वो शावर के नीचे खड़ी थी। शावर लेने के बाद वो खुद को मिरर में देखती है। अपनी परफेक्ट बॉडी को देखते हुए अनंत अपने सीने को देखती है, जो पट्टी बांधने के कारण काफी लाल हो गए थे। वो परेशान होकर बोलती है, मॉम का जो भी मकसद था उसे पूरा करना होगा, वरना मैं इन्हें आगे चलकर कैसे छुपाऊंगी। वो टेंशन में आ जाती है, मगर वो दोबारा अपने सीने पर पट्टी लगाकर अपने कपड़े पहन लेती है। इस बार उसने एक ढीली सी शर्ट, ब्लैक डेनिम जीन्स के साथ ऊपर लेदर की ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी। उसके बाल हल्के हल्के गिरे थे, मगर उसने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दिया। मगर अनंत भूल गई थी कि वो अक्सर बीमार पड़ जाती थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, अचानक बाहर से शोर आने लगता है। अनंत अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे दरवाजे के पास मिस्टर आहूजा प्रियंका जी के साथ दिखे। प्रियंका जी मिस्टर आहूजा को रोकने का ड्रामा कर रही थी, और मिस्टर आहूजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उनके ड्रामा को देखकर अनंत के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। अनंत दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही मिस्टर आहूजा का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह गुस्से में बोले, अनंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने मेरे घर को जला दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? कभी भी नहीं। अभी और इसी वक्त आकर प्रियंका से माफी मांगो। अनंत ऐसे रिएक्ट करती जैसे उसने उनकी बात सुनी ही न हो। फिर वह अपने कानों को सहलाते हुए कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर आहूजा, आपने कुछ कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह क्या है ना, आजकल मुझे कम सुनाई देने लगा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर बहुत पॉल्यूशन हो गया है, और मुझ जैसे बच्चों के लिए ऐसा पॉल्यूशन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। मिस्टर आहूजा को पता था कि वो ड्रामा कर रही है। वो दांत पीसते हुए बोले, चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो। अनंत मुंह बनाकर बोली, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके और आपके इस रखेल के सामने घुटने टेकूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे मैं एमपीओ हो जाऊंगा। आपकी यह रखेल आपकी रखेल बनने से पहले पता नहीं और किसके साथ सो चुकी है। अगर मैं इसके सामने घुटने टेक दूं, तो यह आहूजा परिवार की इंसल्ट होगी। आहूजा खानदान से होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं आहूजा खानदान की इंसल्ट न होने दूं। खैर, मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में अब दादू से बात करनी पड़ेगी कि आखिर एक रखेल कब से आहूजा परिवार का हिस्सा बन गई। प्रियंका जी गुस्से में आ गई थी, मगर फिर भी वो कमजोर बनने का ड्रामा करते हुए मिस्टर आहूजा का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर आहूजा चिल्लाते हुए बोले, अनंत। वहीं अनंत मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा ना, आजकल पॉल्यूशन के कारण मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। वो अंगड़ाई लेते हुए घर के अंदर चली जाती है। वहीं गार्ड्स जो बाहर मौजूद थे, मिस्टर आहूजा को अंदर नहीं आने दे रहे थे। मिस्टर आहूजा और प्रियंका जी चिल्लाते रहे, मगर अनंत को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अब सोना चाहती थी, उसे नींद आ रही थी। वो अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही अपने रूम में पहुंची, अचानक चीख पड़ी। सामने बेड पर कोई बैठा हुआ था। वो शर्टलेस था, बिल्कुल शैतान जैसा लग रहा था। अनंत घबराकर बोली, आप यहाँ पर कैसे, मिस्टर हस्बैंड? कुंज अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी पेंट से बेल्ट को धीरे धीरे निकालते हुए अनंत की तरफ बढ़कर बोला, क्यों? मैं नहीं आ सकता, आखिरकार यह मेरी बीवी का घर है। इतना कहते हुए वो बेल्ट को अपने हाथ से निकाल चुका था। अनंत ये देखकर घबराते हुए बोली, बेबी, आप मुझे मार नहीं सकते, चाहे जो हो, मैं आपकी वाइफ हूं। मैं मानती हूं कि मैं भाग कर आई हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे बेल्ट से मारें। अगर आपने मेरे नाजुक से शरीर को मारा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और क्या आपको हमारे बच्चे की फिक्र नहीं हो रही? इतना कहते ही वो घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं कुंज का हाथ ऊपर था और उसके हाथ में बेल्ट थी।
वो उसे वहीं फेंक देता है और अनंत को दीवार से सटा देता है। फिर बहुत ही गुस्से में उसके गालों को पकड़कर बोला, किससे पूछकर तुम भागकर आए हो? तुम्हें क्या लगा कुंजवर्धन सिंह बेवकूफ है और तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा? स्वीट हार्ट, टेल मी, अब जुबान क्यों बंद है तुम्हारी? अनंत जवाब में बोली, मिस्टर हस्बैंड, मगर वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। वहीं कुंज उसके टॉप के बटन को खोलते हुए बोला, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहते हुए कुंज अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख देता है। अनंत के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कमरे का माहौल भी सेंशुअस हो गया था। कुंज के हाथ अनंत की बॉडी पर घूम रहे थे। उसने अनंत के शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसे अपनी ओर खींचने लगा। अनंत की सांसें भारी हो गई थीं। वो अपने होठों को दबाकर धीमी आवाज में बोली, मिस्टर हस्बैंड। कुंज अपने होठों को उस जगह पर धीरे धीरे रख रहा था जहां से वो पट्टी हटा रहा था। अगले ही पल अनंत की पकड़ कुंज के बालों पर एकदम से कस गई और उसकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगीं। अनंत कुंज को खुद से अलग करने की कोशिश करती है, मगर कुंज उसे बिल्कुल भी खुद से अलग नहीं होने देता। वो इस बात से गुस्सा था कि अनंत उसे बिना बताए भागकर आ गई थी। कुंज अनंत को किस करते हुए उसे बेड पर लेकर आ गया। कुंज ने पहले सोचा था कि वो अनंत से कुछ ही वक्त में दूर हो जाएगा, मगर अनंत के करीब आकर वो इस कदर खो गया कि कब 3 घंटे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। अनंत पसीने से लथपथ बेड पर लेटी हुई थी। उसने हौंफते हुए कहा, तारांकन, मिस्टर हस्बैंड, अब और नहीं, तारांकन। कुंज, जो उसकी गर्दन पर किस कर रहा था, उसने डेविल स्माइल करके कहा, तारांकन, मैं सिर्फ तुम्हें किस कर रहा हूं और तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ नहीं किया है। पर यह मत सोचो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें परेशान करने के। तारांकन इतना कहते ही वह डेविल का इस्तेमाल करने लगता है। वहीं अनंत उसे पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। फिर धीमी आवाज में बोली, तारांकन, पर मुझे अब सोना है। मैं पक्का आपसे नहीं भागूंगी, प्रॉमिस। तारांकन इतना कहते कहते वो कब गहरी नींद में चली जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन इस बीच कुंज को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो अनंत को अपनी बाहों में लेकर सीलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। फिर अपने फोन को उठाकर वो कुछ मैसेज करने लगा। तभी दूसरी तरफ से किसी ने रिप्लाई किया तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी बाहों में सोई हुई अनंत को देखा, जो गहरी नींद में थी। कुंज उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके माथे पर किस करता है, फिर उठकर अपने कपड़े पहनने लगा। उसने सोई हुई अनंत को देखकर अपना पेन निकाला और पेपर ढूंढने लगा। जब उसे पेपर मिला तो उसने उसमें कुछ लिखकर टेबल पर रख दिया और तुरंत वहां से चला गया। मगर जाने से पहले उसने निशांत को घूरते हुए कठोर आवाज में कहा, तारांकन, याद रहे, अनंत के रूम में कोई न जाए, गलती से भी नहीं, तारांकन। निशांत डरते हुए बोला, तारांकन, ठीक है। तारांकन इतना कहते हुए वह अपने माथे का पसीना पोंछता है तो कुछ जल्दी से वहां से निकल जाता है। कुंज के जाते ही निशांत मुंह बनाकर बोला, तारांकन, मिस्टर कुंज को देखकर लग रहा है कि रूम में कुछ हुआ होगा, लेकिन यह अनंत बोस के रूम में कैसे पहुंचे? मैंने तो इन्हें अंदर जाते हुए नहीं देखा। तारांकन इतना कहते ही वो चौंककर रूम की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। वो मन ही मन बोला, तारांकन, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूम में कुछ हुआ हो? क्या मिस्टर कुंज और लिटिल बॉस के बीच कुछ हुआ होगा? ये सोचकर वो पागल हो रहा था। कुछ ही देर में कुंज अपने प्राइवेट विला पहुंच जाता है। हाल में कई सारे गार्ड्स मौजूद थे और उनके बीच में कोई और नहीं बल्कि डैनी बैठी हुई थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। यही नहीं, उसकी आंखों और मुंह को भी बांधा गया था। कुंज के आने की आहट से ही डैनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पाए। कुंज उसके सामने वाले सोफे पर आराम से बैठ गया। इस वक्त उसके हाथ में एक गन थी। वो गन को लोड करते हुए डैनी को डेविल स्माइल के साथ बोला, तारांकन, डैनी, तारांकन। उसकी आवाज सुनते ही डैनी ने खुद को हिलाना बंद कर दिया और चुपचाप बैठ गई। कुंज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, तारांकन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हिप्नोटाइज करके कुछ भी कर सकती हो? तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तारांकन। इतना कहते ही उसने अपनी गन डैनी की तरफ तानी और गोली चला दी। गोली डैनी के पैर पर लगी। डैनी का मुंह बंधा हुआ था, जिस कारण वो चिल्ला नहीं पा रही थी, मगर उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। वो तड़पते हुए जमीन पर लेट गई और उसके पैर से बहते खून ने पूरी जमीन को लाल कर दिया।
कुंज ये सब देखकर नफरत से बोला, तारांकन, तुम्हारे कारण मेरी बेबी को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। उसे न्यूयॉर्क आना पड़ा और तुम्हारे कारण उसे कुछ भी हो सकता था, तारांकन। इतना कहते ही उसने नफरत से एक और गोली डैनी के दूसरे पैर पर मार दी। कुंज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पास रखी टेबल पर लात मारते हुए गुस्से में बोला, तारांकन, आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन है, क्योंकि जो कोई भी मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाएगा उसे जीने का कोई हक नहीं है। तारांकन इतना कहते ही वो पागलपन भरी नजरों से डैनी को घूरने लगा। डैनी, जो कुंज को पाना चाहती थी, आज उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह अपना सिर नामे हिलाते हुए पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे वो पीछे खिसक रही थी, कुंज उसके करीब आता जा रहा था। उसने अपने पैर को डैनी के हाथों पर रख दिया और जोर से मसल दिया। डैनी दर्द से कराह उठी। कुंज घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उसके बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तारांकन, क्या हुआ? अब अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो। वैसे तुम्हें किसने भेजा था? शायद तुम मुझे ये ना बताओ, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तारांकन इतना कहते ही उसने इविल स्माइल करते हुए डैनी के बालों को कसकर पकड़ता है और एक झटके से छोड़ देता है। डैनी पूरी तरह से जमीन पर गिर गई थी। कुंज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछते हुए उसे फेंक दिया। फिर उसने वापस डैनी पर अपनी गन तान दी। इस बार जैसे ही उसने शूट किया, डैनी शायद अलर्ट थी। वो बहुत ही चालाकी से दूसरी साइड खिसक गई। ये देखकर कुंज हंसते हुए बोला, तारांकन, इंटरेस्टिंग। तुम्हारे जैसे दुश्मनों के साथ खेलने में ही मजा आता है, तारांकन। डैनी किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है, फिर जल्दी से अपनी आंखों और मुंह की पट्टी को हटाते हुए गुस्से में बोली, तारांकन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे मार दोगे? बिल्कुल नहीं, कुंज। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगी, तारांकन। इतना कहते हुए वो कुंज की आंखों में देखने लगी, जैसे उसे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही हो, मगर कुंज पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने देखा कि डैनी उसे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है, तो कुंज आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला, तारांकन, ठीक है, चलो मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तारांकन। कहते ही उसने भी डैनी की आंखों में घूरकर देखना शुरू कर दिया। डैनी को जैसे एक मौका मिल गया था। उसने पूरी ताकत से कुंज को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। उसकी मुठियां कसने लगी, मगर 10 मिनट बाद उसके माथे पर शिकन उभर आई और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। ये देखकर कुंज लगातार मुस्कुराता रहा। अनंत की नींद रात को खुलती है, मगर खाना खाकर वो फिर से सो जाती है। तारांकन, उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि कुंज रात में उसके पास आया था, मगर उसके उठने से पहले चला भी गया। अगली सुबह अनंत सबसे पहले हॉस्पिटल गई। कुछ देर तक वो शीतल जी के साथ रही, उसके बाद डायरेक्टर कॉलेज चली गई। अनंत काफी वक्त बाद कॉलेज आई थी, मगर जैसे ही उसने कॉलेज के अंदर कदम रखा, हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अनंत को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन हमेशा की तरह उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और उसके मुंह में एक लॉलीपॉप थी। अनंत ने हाथ हिलाकर लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, मगर उसने नोटिस किया कि एक भी लड़की उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रही थी। वह अपनी जगह पर रुक गई और खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर मन में बोली, तारांकन, क्या मैं हमेशा की तरह हैंडसम नहीं लग रही हूँ? या फिर मेरी हैंडसमनेस कम हो गई है? पहले तो यही लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी, मगर अब ये मुझे देख भी नहीं रही, तारांकन। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और कैमरे में खुद को देखने लगी, मगर वह हमेशा की तरह हैंडसम थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, फिर आसपास मौजूद लड़कियों को देखकर दोबारा अपने हाथों को फ्लिटी अंदाज में हिलाया, लेकिन लड़कियां तुरंत उससे नजरें फेर लेती हैं। अनंत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपनी एक फोटो खींची और किसी को भेज दी। साथ में उसने एक मैसेज टाइप किया, क्या मैं अब हैंडसम नहीं रहा? थोड़ी देर बाद उसके फोन में नोटिफिकेशन आया। अनंत ने जल्दी से देखा। रिप्लाई में लिखा था, लिटिल बॉस, आप हमेशा की तरह हैंडसम है। कोई भी लड़की आपको देखकर पागल हो जाएगी। ये पढ़कर अनंत को काफी अच्छा महसूस हुआ, मगर फिर उसने आसपास मौजूद लड़कियों को देखा जो उसे इग्नोर कर रही थीं। अनंत क्लासरूम में चली गई और सबसे पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ गई। उसने अपने पैर बेंच पर रख लिए और अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालकर आसपास देखने लगी। तभी उसके कानों में दो लड़कियों की फुसफुसाहट की आवाज गई।
उसने उनकी तरफ घूर कर देखा। अनंत से कुछ ही दूरी पर दो लड़कियां बैठी हुई थीं, जो उसे तिरछी नजरों से देख रही थी और चुगली कर रही थी। पहली लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, तारांकन, देखो तो जरा इसे, अभी भी कितना घमंड है। अगर मैं इसकी जगह होती तो कॉलेज आने की हिम्मत नहीं करती, मगर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तारांकन। ये सुनकर दूसरी लड़की ने भी तिरछी नजरों से अनंत को देखकर कहा, तारांकन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसने पेपर में चीटिंग की और पूरे कॉलेज में टॉप कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है भला? क्योंकि अनंत तो हमेशा फेल होता था। स्कूल में भी ये सिर्फ घूस देकर पास हुआ था, और अब ये कॉलेज में टॉप कर गया। तारांकन। अनंत उन दोनों लड़कियों की बातें साफ साफ सुन पा रही थी। उसकी आईब्रो ऊपर उठ गई थी। ठीक उसी वक्त एक टीचर क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बेहद कठोर आवाज में अनंत को देखते हुए कहा, तारांकन, तारांकन, अनंत, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तारांकन। अनंत समझ गई कि आखिर माजरा क्या है। वह आराम से उठी, अपने बालों में हाथ फेरा, बैग उठाया और धीरे धीरे क्लासरूम के बाहर निकलने लगी। उसकी हर चाल में आलस साफ झलक रहा था। अनंत लॉलीपॉप चूसते हुए धीरे धीरे चल रही थी। टीचर को यह देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने पलटकर कहा, तारांकन, क्या तुम जल्दी चल सकते हो? इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? तुम्हारी जगह कोई 2 साल का बच्चा भी होता तो अब तक प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच चुका होता। तारांकन। लेकिन अनंत पर टीचर की इस नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ा। वो उतनी ही धीमी चाल में चलता रही थी। टीचर ने उसे बोलना छोड़ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर काफी इरिटेट हो रही थी। जब अनंत प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि प्रिंसिपल सर के साथ कई और प्रोफेसर भी वहां मौजूद थे। सभी उसे गुस्से से देख रहे थे। अनंत ने उन सबकी नजरों को नजरअंदाज किया। वो अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए मुस्कुराया और बोली, तारांकन सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? वैसे ये दूसरी बार है जब आपने मुझे बुलाया है। क्या इस बार भी मिस्टर आहूजा की वजह से आपने मुझे बुलाया है? तारांकन। वो ये सब मुस्कुराते हुए कह रहा था, लेकिन उसके इस लापरवाह अंदाज से एक फीमेल प्रोफेसर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने प्रिंसिपल से गुस्से में कहा, सर, इस लड़के को अभी और इसी वक्त हमारे कॉलेज से बाहर कर दीजिए। अगर यह यहाँ रहा तो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तारांकन। प्रिंसिपल सर ने फीमेल प्रोफेसर की बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अनंत को गौर से देखा और शांत स्वर में पूछा, तारांकन, अनंत, क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में हुए एग्जाम में तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? तारांकन। ये सुनकर अनंत को याद आया कि कुंज ने पढ़ाई में कितनी मदद की थी। वो खुद से ही खुश होते हुए मन में बोला, तारांकन, मिस्टर हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया था, तो मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो सारे सवालों के जवाब भी आते थे। तारांकन। इतना सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से कहा, तारांकन सर, मैंने रिजल्ट तो नहीं देखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। इस बार तो मैं पास हो ही जाऊंगा। तारांकन। तारांकन, पास हो जाऊंगा? तारांकन शब्द सुनकर सभी प्रोफेसर का गुस्सा फूट पड़ा, खासकर फीमेल प्रोफेसर्स का। मैथ्स की प्रोफेसर अनंत को घूरते हुए बोली, तारांकन, क्या कहा तुमने? सिर्फ पास हो जाओगे? अपना रिजल्ट देखो, तुम सिर्फ पास नहीं हुए हो। तारांकन। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो गुस्से में चुप हो गई। अनंत को उनके हाव भाव से कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मन में सोचा, तारांकन, क्या मैं पास नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? तारांकन। वो गंभीर होकर प्रिंसिपल से बोली, तारांकन सर, मुझे यकीन है कि मैं पास हूँ। मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी और हर सवाल का जवाब दिया था। फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तारांकन। प्रिंसिपल सर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तारांकन, अनंत, हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं। आज से तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। तारांकन। अचानक प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल बहुत गंभीर हो गया। अनंत, जो अब तक लॉलीपॉप चूसते हुए मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने कठोर लहजे में पूछा, तारांकन, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे कॉलेज से बाहर निकाल रहे हैं? तारांकन। प्रिंसिपल सर को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनंत को कैसे समझाएं, लेकिन तभी इंग्लिश की प्रोफेसर हंसते हुए बोली, तारांकन, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम ये सवाल पूछ सको? तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है। तुम खुद से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? तुम्हें इसका जवाब अच्छे से पता होगा। तुमने सारे पेपर में चीटिंग की है। हमारा कॉलेज एक ऑनरेबल कॉलेज है और हम कभी भी ऐसे स्टूडेंट को अपने कॉलेज में नहीं रखेंगे जो कॉलेज की रेपुटेशन को बिगाड़े।
अगर तुम्हारी चीटिंग की बात बाहर चली गई तो। तारांकन। प्रिंसिपल सर ने बीच में ही गुस्से में अनंत को घूरते हुए पूछा। तारांकन, अनंत, क्या सच में तुमने चीटिंग की है? तारांकन। अनंत ने खुद को शांत रखते हुए प्रिंसिपल सर को कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तारांकन, नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की है। मेरे इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आए क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर ने मुझे पढ़ाया था। तारांकन। इंग्लिश की प्रोफेसर हंसते हुए बोली। तारांकन, क्या तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है? भला कौन है वह महान इंसान? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, जिसने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हें पास करवा दिया। अगर मौका मिला तो मैं उसकी पूजा करूंगी, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया। इतने कम टाइम में उसने तुम्हें क्या जड़ी बूटी पिला दी कि तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया? तारांकन। अनंत के चेहरे पर एक अलग मुस्कान उभर आए। उसने घमंड से कहा, सही कहा आपने, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हर किसी से मिल सके। फिर उसने इंग्लिश प्रोफेसर को नजरअंदाज करते हुए प्रिंसिपल सर से पूछा। तारांकन, क्या मैं जा सकता हूं? तारांकन। प्रिंसिपल सर जवाब देने के बजाय बाकी प्रोफेसरों को परेशान होकर देखने लगे, जो अनंत को कॉलेज से बाहर निकालना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कुंज एक जरूरी मीटिंग में बिजी था। मीटिंग रूम में गहरी चुप्पी थी। कुंज अपनी सीट पर बैठा बिना किसी इमोशन के प्रोजेक्टर को देख रहा था। मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली, लेकिन कुंज की नजर बार बार अपनी घड़ी पर थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, कुंज अपनी सीट से खड़ा हो गया। कुंज को खड़ा देखकर बाकी सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए और घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे, ताकि वो उनके प्रोजेक्ट में गलती निकालकर उन्हें डांट सके। सब डांट खाने के लिए तैयार थे, लेकिन कुंज बिना किसी की तरफ देखे अपने जेब में हाथ डालता और रूम से बाहर निकलने लगा। उसने एक बार भी किसी पर नजर नहीं डाली थी। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया और एक दूसरे को देखने लगा। सौरभ घबराते हुए कुंज को रोकते हुए बोला, तारांकन, प्रेसिडेंट, तारांकन। कुंज के कदम रुक गए, तो सौरभ हिम्मत करके बोला, तारांकन, प्रेसिडेंट, क्या हमें प्रोजेक्ट में कुछ सुधार की जरूरत है? तारांकन। लेकिन कुंज ने बिना रुके कोल्ड आवाज में जवाब दिया, तारांकन, जो भी प्रॉब्लम है वो तुम खुद देख लो। तारांकन। इतना कहकर वो मीटिंग रूम से बाहर चला गया। कुंज के बाहर जाते ही सभी ने राहत की सांस ली। सौरभ को देखकर मैनेजर हैरानी से बोला, तारांकन, सर, आपको नहीं लगता प्रेसिडेंट कुछ बदले बदले से लग रहे हैं? तारांकन। सौरभ ने सभी को डांटते हुए कहा, तारांकन, तुम सब अपना काम करो। आज प्रेसिडेंट का मूड अच्छा है, सिर्फ इसलिए तुम बच गए हो, और इस प्रोजेक्ट में कोई न कोई गलती जरूर होगी। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है इन गलतियों को सुधारने के लिए। तारांकन। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। कुंज ऑफिस से बाहर आ चुका था। गार्ड्स ने बैक सीट का दरवाजा खोला तो कुंज बिना किसी भाव के बैक सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। सौरभ दौड़ते हुए आया, लेकिन कुंज पहले ही जा चुका था। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, तारांकन, पता नहीं प्रेसिडेंट को कहां जाने की इतनी जल्दी रहती है। तारांकन। वहीं दूसरी तरफ अनंत अभी भी प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद थी। सारे प्रोफेसर जोर देकर कह रहे थे कि अनंत को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। अनंत को अब गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुठियां भींचते हुए सभी प्रोफेसरों को घूरा। उसका गुस्सा और बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो और भी खतरनाक लगने लगी। यह महसूस करते हुए सभी प्रोफेसरों की सांस अटकने लगी थी। प्रिंसिपल सर सभी की बातें सुनने के बाद अपनी चेयर पर बैठ गए। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कठोर आवाज में अनंत से कहा, तारांकन, अनंत, अगर तुम साबित कर दोगे कि तुमने चीटिंग नहीं की है तो तुम यहां पढ़ सकते हो, वरना मुझे तुम्हें कॉलेज से बाहर निकालना होगा। तारांकन। अनंत ने अपने हाथ बांधते हुए शांत लेकिन सर्द स्वर में कहा, तारांकन, जब मैंने चीटिंग की ही नहीं तो मुझे कॉलेज से क्यों बाहर किया जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। तारांकन। प्रिंसिपल सर का गुस्सा अब बढ़ चुका था। वो अपने फोन को उठाकर किसी को कॉल करने लगे, लेकिन अनंत ने झपट्टा मारकर उनका फोन छीन लिया। प्रिंसिपल सर गुस्से से बोले, तारांकन, यह क्या बिहेवियर है? तारांकन। अनंत ने उनके फोन को टेबल पर रखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तारांकन, मुझे पता है आप मेरी मां को कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेरी मां इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसलिए बेहतर होगा आप ऐसा कुछ न करें। आपने कहा था कि अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने चीटिंग नहीं की तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक है, मैं अपने ट्यूशन टीचर को यहां बुलाऊं। तारांकन। अनंत ने जैसे ही अपना फोन निकाला, इंग्लिश की प्रोफेसर ने उसका फोन छीन लिया और मुंह बनाते हुए कहा,
तारांकन, पता नहीं तुम किसे अपने ट्यूशन टीचर के रूप में बुलाने वाली हो। तुम एक छोटे लड़के हो, कोई तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। बेहतर होगा तुम चुपचाप कॉलेज से चले जाओ। तारांकन। अनंत गुस्से में बोली, तारांकन, आप मेरे फोन को वापस करिए। तारांकन, लेकिन इंग्लिश की प्रोफेसर ने उसका फोन तोड़ दिया। इससे अनंत और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। वहीं दूसरी ओर कुंज कॉलेज के बाहर तेजी से पहुंच चुका था। वह अपनी कार में बैठा और कॉलेज के गेट की ओर देख रहा था। उसने घड़ी देखी, फिर कार से बाहर निकलकर अपना कोट ठीक किया। फिर अपने मास्क को सही करते हुए